नमस्ते दोस्तों। आपका नई पीढ़ी का कहानीकार दोस्त आ गया है एक और मसालेदार प्रेम कहानी लेकर। कहानी की शुरुआत होती है एक अजनबी के सीधे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो नशे में डूबी एक रात को 6 साल से बुने जा रहे इश्क के जाल की पहली चाल बना देता है। नकाब के पीछे छिपा ये लड़का हमारी हीरोइन शिया यू थोंग से पूछता है कि क्या वो एक मासूम सा चुंबन चाहती हैं या बिस्तर पर एक न खत्म होने वाली रात। लड़का अपनी जवानी और ताकत का वास्ता देता है और फिर उसकी दुखती रग पर हाथ रख देता है, ये पूछकर कि कहीं वो डर तो नहीं गई। अगली सुबह जब शिया यू थोंग की आंख खुलती है तो वो खुद को तसल्ली देती है कि ये बस एक रात का सपना था। आखिर वो दोबारा कभी मिलने वाले भी तो नहीं थे। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। दूसरी तरफ नकाब के पीछे छिपा वो लड़का असल में करोड़ों की कंपनी का मालिक ये शव था। उसका असिस्टेंट चेन हाओ उसे बताता है कि शिया यू थोंग अपने 28वें जन्मदिन पर 5वीं बार ब्रेकअप होने की वजह से दुखी थी, इसलिए उसकी दोस्त और मैनेजर ने उसे खुश करने के लिए ये सब किया। चेन हाओ ये भी बताता है कि होटल के बाहर एक राजू नाम का पापाराजी पहले से मौजूद था, मानो कोई जानबूझकर शिया यू थोंग को फंसाना चाहता हो। ये सुनकर ये शाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि लगता है किसी को अपने हाथ पैर प्यारे नहीं है। चेन हाओ हैरान होकर पूछता है कि वो दुनिया की सबसे अमीर लड़कियों को नजरअंदाज करके एक मामूली एक्ट्रेस के लिए अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं। इस सवाल पर ये शाओ को अतीत का वो दिन याद आ जाता है जब वो अकेला और डरा हुआ था और शिया यू थोंग उसकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आई थी। उसकी अपनी बहन की दोस्त होने के नाते शिया यू थोंग उसकी मदद के लिए स्कूल पहुंची थी, जहां मैडम उस पर दूसरे बच्चों को पीटने का इल्जाम लगा रही थी। शिया यू थोंग ने उस छोटे से बच्चे को अकेले खड़े देखा और वादा किया कि वो उसकी रक्षा करेगी। फिर वो मैडम की तरफ मुड़ी और तर्कों से उनकी बोलती बंद कर दी। उसने साफ कहा कि ये शाओ ने खुद को बचाने के लिए हाथ उठाया था, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। उसने कहा कि वो अपने भाई पर यकीन करती है और वो बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। बाद में ये शाओ ने उसे बताया कि दूसरे बच्चे उसे अकेला और चुप रहने की वजह से परेशान करते थे। शिया यू थोंग का गुस्सा देख मैडम ने फौरन माफी मांग ली और ये शाओ को इंसाफ दिलाने का वादा किया। उसी दिन ये शाओ ने फैसला कर लिया था कि एक दिन वो इतना बड़ा और ताकतवर बनेगा कि वो हमेशा शिया यू थोंग की रक्षा कर सके। फ्लैशबैक से वापस आकर ये शाओ एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, जहां उसका स्वागत करने के लिए कंपनी के लोग मौजूद थे। चेन हाओ उसे बताता है कि उसकी बहन ये ओइंग उसे पूरी रात ढूंढ रही थी, लेकिन ये शाओ साफ कह देता है कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाए और कंपनी का बॉस चेन हाओ ही रहेगा। वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ शिया यू थोंग के लिए आया है और वो किसी और पर अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता। वो मन ही मन सोचता है कि वो सही वक्त का इंतजार करेगा जब वो शान से शिया यू थोंग के सामने खड़ा हो सकेगा और वो अपनी मर्जी से उसकी बन जाएगी। दूसरी तरफ शिया यू थोंग को हिचकी आती है और वो अपनी दोस्त येओइंग से मिलने पहुंचती है, जो मजाक में कहती है कि जरूर कोई उसे याद कर रहा होगा। शिया यू थोंग पिछली रात के लिए अपनी मैनेजर पर गुस्सा होती है। ये ओइंग उसे याद दिलाती है कि कैसे वो नशे में रो रही थी कि 28 की होने पर भी वो अकेली है। ये ओइंग कहती है कि एक अच्छी दोस्त होने के नाते वो उसे दुखी नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने सोचा कि अगर दिमागी सुकून नहीं तो कम से कम जिस्मानी सुकून ही मिल जाए। वो पिछली रात के बारे में पूछती है। शिया यू थोंग शर्मा जाती है। ये देखकर ये ओइंग को यकीन हो जाता है कि उसका चुना हुआ लड़का जरूर अच्छा रहा होगा, लेकिन शिया यू थोंग बताती है कि उसने लड़के का नकाब नहीं हटाया। ये सुनकर ये ओइंग हैरान रह जाती है कि बिना चेहरा देखे ही वो मान गई। शिया यू थोंग कहती है कि ये सिर्फ एक रात की बात थी, चेहरा देखने या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये ओइंग अनुभव के बारे में पूछती है तो वो बस ठीक ठाक कहकर बात टाल देती है, लेकिन पर्दे के पीछे ये शाओ उसकी बात सुन लेता है और मुस्कुराता है। वो खुद से कहता है कि लगता है अगली बार उसे खुद को बेहतर तरीके से साबित करना होगा। तभी ये ओइंग का फोन बजता है। वो अपने भाई ये शाओ पर चिल्लाती है कि वो कहाँ गायब हो गया था और शिया यू थोंग के जन्मदिन पर भी नहीं आया। ये शाओ बड़ी चालाकी से जन्मदिन बाद में मनाने की बात कहकर उसे पुरानी जगह पर मिलने के लिए बुला लेता है। कैफे से बाहर निकलते हुए शिया यू थोंग का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि एक लड़का उसे बचा लेता है। लड़के की आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि ये शाओ ही था। जब ये शाओ उसे हाथ हटाने के लिए कहता है
तो शिया यूथोंग हड़बड़ाकर माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। अंदर आकर वो ये ओइंग को बताती है कि कैसे वो अभी अभी एक लड़के के सीने पर हाथ रखने से बाल बाल बची। ये ओइंग उसे छेड़ती है और फिर उसे उसके 5वें ब्रेकअप की याद दिलाती है। ये ओइंग उसे दिलासा देती है कि उसे खोना लड़के की गलती है, लेकिन शिया यूथोंग कहती है कि उसने पिछली बार भी यही कहा था। बात बदलने के लिए शिया यूथोंग पूछती है कि वो उसके जन्मदिन पर क्यों नहीं आई। ये ओइंग बताती है कि वो अपने भाई येशाओ को लेने एयरपोर्ट गई थी, लेकिन वो गायब हो गया। ये ओइंग मजाक में कहती है कि जब उसका भाई आएगा तो वो शिया यूथोंग की मुलाकात अपने हैंडसम दोस्तों से करवाएगी। ये सुनकर शिया यूथोंग थोड़ी बेचैन हो जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने ये शाओ खड़ा था, वही लड़का जिससे शिया यूथोंग अभी अभी बाहर टकराई थी। ये शाओ शिया यूथोंग की तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो वापस आ गया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो शिया यूथोंग को समझ नहीं आ रही थी। वो धीरे से पूछता है कि क्या वो उससे भूल गई है। इस सवाल के साथ ही दोनों को अतीत का वो दिन याद आ जाता है जब शिया यूथोंग ने उस पर भरोसा करने की बात कही थी और उसकी रक्षा करने का वादा किया था। शिया यूथोंग फौरन बात संभालती है और कहती है कि वो बस इतने सालों बाद देखकर उसे पहचान नहीं पाई। वो उसका वापस आने पर स्वागत करती है। ये शाओ उसका शुक्रिया करता है और अचानक उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि उसने उसे बहुत याद किया। शिया यूथोंग के चौंकने पर वो फौरन पीछे हटता है और बहाना बनाता है। वो कहता है कि विदेश में रहने की वजह से उसे ऐसे मिलने की आदत हो गई है। शिया यूथोंग भी माहौल को हल्का करने के लिए कहती है कि इसमें माफी की कोई बात नहीं है, एक झप्पी तो बनती है। तभी ये ओइंग बीच में आ जाती है और अपने भाई को डांटती है। फिर उसे शक होता है कि ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं। दोनों हड़बड़ाकर बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि वो बस अभी रास्ते में एक दूसरे के पास से गुजरे थे। ये ओइंग बात को नजरअंदाज करती है और सबको ड्रिंक करने के लिए कहती है। वो शिया यूथोंग के जन्मदिन और ये शाओ के वापस आने का जश्न मनाते हैं। पार्टी के बाद जब शिया यूथोंग नशे में होती है तो ये ओइंग अपने भाई को छेड़ती है कि वो शिया यूथोंग का इतना ख्याल रख रहा है जैसे वो उससे प्यार करता हो। ये ओइंग उसे सलाह देती है कि उसे अपनी जिंदगी में थोड़ा आत्मविश्वासी बनना चाहिए। तभी नशे में धुत शिया यूथोंग अचानक कहती है, मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर ये ओइंग चौंक जाती है, लेकिन ये शब्द ये शाओ के दिल में उतर जाते हैं। वो अपनी बहन से पूछता है कि क्या उसे कोई आपत्ति है। उसका बदला हुआ रवैया देखकर ये ओइंग घबरा जाती है। वो कहती है कि उन दोनों के बीच 6 साल का अंतर है और शिया यूथोंग शायद उसे स्वीकार ना करे। इस पर यह शाओ पूरे हक से कहता है कि उसे स्वीकार करना ही होगा, वो सिर्फ मेरी हो सकती है। ये ओइंग को तब एहसास होता है कि शिया यूथोंग के पिछले सारे रिश्ते यूं ही नहीं टूटे थे। उसे शक होता है कि ये शाओ ने ही कुछ किया है। ये शाओ कबूल करता है कि जब से शिया यूथोंग उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई है, वो उस रोशनी को फिर से अंधेरे में नहीं जाने दे सकता। वो अपनी बहन से मदद मांगता है। ये ओइंग उसे समझाती है कि अगर शिया यूथोंग को सच पता चला तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये शाओ का जुनून अब डरावना रूप ले लेता है। वो कहता है कि वो सच जिंदगी भर छुपा लेगा और अगर सच सामने आ गया तो वो उसे कैद कर लेगा। वो अपनी बहन को अपनी मानसिक हालत के बारे में बताता है। वो कहता है कि शिया यूथोंग के बिना वो मर जाएगा, वही उसकी दवा है। बाद में ये शाओ नशे में सो रही शिया यूथोंग को उसके कमरे में ले जाता है। वो उसे हिदायत देता है कि वो उसके बिना कहीं भी ज्यादा शराब ना पिए। नींद में शिया यूथोंग उसे छोटे भेड़िए कहकर बुलाती है। ये वही नाम है जो उसने पिछली रात उस नकाब वाले लड़के को दिया था। ये सुनकर ये शाओ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी शिया यूथोंग की आंख खुल जाती है। वो सीधे उससे पूछती है कि क्या पिछली रात वाला आदमी वही था। ये शाओ फौरन अपनी जेब से एक नकाब निकालता है और बहाना बनाता है। वो कहता है कि शायद वो उसे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कहता है कि ये नकाब उसे एक क्लब से मिला था और अगर उन्हें ये पसंद है तो वो इसे रख सकती हैं। शिया यूथोंग खुद को ही कोसने लगती है। वो सोचती है कि वो पागल हो रही है। जो उन्हें ये शाओ में वो छोटा भेड़िया नजर आ रहा है, वो उसका नकाब लेने से मना कर देती हैं और इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक देती हैं। अगली सुबह शिया यूथोंग की असिस्टेंट शाओ युआन नाश्ता लेकर आती है और बताती है कि ये ओइंग ने उसके लिए एक मैगजीन शूट तय किया है। असिस्टेंट उसे हैंगओवर उतारने के लिए सूप देती है।
लेकिन सूप पीते पीते शिया यूथोंग को एक अजीब बात याद आती है। पिछली रात ये शाओ उसे घर छोड़ने आया था, पर उसे घर का पासवर्ड कैसे पता चला? दूसरी तरफ ये ओइंग अपने भाई को फोन पर डांट रही थी। उसे शिया यूथोंग से झूठ बोलना पड़ा कि पासवर्ड उसने दिया था। वो उसे सावधान रहने के लिए कहती है ताकि उसकी वजह से उसे बार बार झूठ ना बोलना पड़े। लेकिन ये शाओ अपने अगले कदम की तैयारी में था। वो अपने दो सबसे खास दोस्तों से मिलता है, सुपरस्टार फूची और एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक शेंग मिंगयांग। शेंग मिंगयांग उसे याद दिलाता है कि शिया यूथोंग के स्वाभिमानी स्वभाव की वजह से वो लोग सालों से उसकी मदद नहीं कर पाए। ये शाओ कहता है कि पहले वजह और मौका दोनों सही नहीं थे, लेकिन अब वो वापस आ गया है और शिया यूथोंग को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो हकदार है। फूची उसकी बात मान लेता है, लेकिन शिंग मिंग यांग उसकी चालाकी समझ जाता है। वो फूची को बेवकूफ कहता है जो ये शाओ की बातों में आ गया। वो समझ जाता है कि ये शाओ असल में उन दोनों से भी जल रहा है। इस पर यह शाओ मान लेता है कि वो किसी भी मर्द को शिया यूथोंग के पास नहीं आने देगा। शेंग मिंग यांग हार मान लेता है और कहता है कि ये शाओ 6 सालों में जरा भी नहीं बदला है। वो शिया यूथोंग की कंपनी को अपनी कंपनी से जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी चेन हाओ खबर लाता है कि राजू को काम पर रखने वाले का पता चल गया है। ये शाओ फौरन शिया यूथोंग के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि वो मैगजीन शूट पर है, तो वो खुद वहां जाने का फैसला करता है। शूटिंग लोकेशन पर एक दूसरी एक्ट्रेस झांग झांग शिया यूथोंग का अपमान करती है। वो बताती है कि कवर पेज के लिए शिया यूथोंग को नहीं, बल्कि उसे चुना गया है। शिया यूथोंग को अंदर के पन्नों के लिए एक अजीब सा विज्ञापन शूट करने को कहा जाता है। झांग झांग उस पर ताना कसती है कि उसकी हैसियत बस इतनी ही है। जब शिया यूथोंग जाने लगती है, तो झांग झांग की असिस्टेंट सीमा उसे रोक लेती है। वो कहती है कि इंडस्ट्री में सीनियर्स का सम्मान करना पड़ता है। शिया यूथोंग जवाब देती है कि झांग झांग हर मामले में उससे जूनियर है, तो फिर वो सीनियर कैसे हुई? सीमा घमंड से कहती है कि इंडस्ट्री का नियम है, जो ज्यादा मशहूर है वही बड़ा है। वो शिया यूथोंग को धमकाती है कि उसे ये शूट करना ही पड़ेगा। शिया यूथोंग हैरान होकर पूछती है कि आखिर उसने झांग झांग का क्या बिगाड़ा है जो वो एक छोटी एक्ट्रेस के पीछे पड़ी है। बात का असली कारण कुछ और ही था। झांग झांग को एक प्रोड्यूसर के साथ सिर्फ इसलिए सोना पड़ा क्योंकि शिया यूथोंग ने उस प्रोड्यूसर को मना कर दिया था। अब झांग झांग के मन में शिया यूथोंग के लिए नफरत भर गई थी। वो उसे भी अपनी तरह कीचड़ में घसीटना चाहती थी। वो उस पर चिल्लाती है कि शिया यूथोंग के पास कुछ ना होते हुए भी वो इतनी खुश कैसे रह सकती है, जबकि उसे उस रोल के लिए इतना कुछ सहना पड़ा। शिया यूथोंग उसे समझाती है कि ये उसका अपना फैसला था और अब उसे इस तरह बदला लेने का कोई हक नहीं है। गुस्से में आकर झांग झांग अपनी असिस्टेंट को शिया यूथोंग को पकड़ने के लिए कहती है ताकि वो जबरदस्ती उससे वो शूट करवा सके, लेकिन शिया यूथोंग की असिस्टेंट उसे बचाकर भगा देती है। लेकिन तभी वहाँ सुपरस्टार फूची की एंट्री होती है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। झांग झांग फौरन मक्खन लगाना शुरू कर देती है और खुद को उनका फैन बताकर ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन फूची उसे बुरी तरह बेइज्जत कर देता है। वो कहता है कि उसे झांग झांग को देखकर ही गुस्सा आता है। फूची उसी के शब्दों को दोहराता है। वो कहता है कि उसका रुतबा और ताकत झांग झांग से कहीं ज्यादा है, इसलिए अगर वो बिना किसी वजह के भी उसे परेशान करे तो वो कुछ नहीं कर सकती। फिर वो शिया यूथोंग की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो सही कह रहा है। बेचारी शिया यूथोंग बस हाँ में सिर हिला पाती है। इसके बाद फूची शिया यूथोंग से अपना परिचय कराता है। वो बताता है कि वो ये शाओ का बचपन का दोस्त है। शिया यूथोंग को यकीन नहीं होता। उसे याद आता है कि ये ओइंग ने ये शाओ के हैंडसम दोस्त से मिलवाने की बात की थी, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो दोस्त सुपरस्टार फूची होगा। फूची उससे बहुत नरमी से बात करता है और कहता है कि भविष्य में किसी भी मदद के लिए वो बेझिझक उसे याद कर सकती है। फिर वो झांग झांग के बारे में पूछता है कि उसका क्या किया जाए। अब पासा पलट चुका था। झांग झांग फौरन शिया यूथोंग से माफी मांगने लगती है, लेकिन शिया यूथोंग उसकी झूठी माफी को ठुकरा देती है। वो कहती है कि ये माफी दिल से नहीं बल्कि फूची के डर से निकली है। वो झांग झांग को सलाह देती है कि दूसरों से जलने की बजाय उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और फिर वो कहती है कि झांग झांग की बदौलत आज उसे समझ आया कि ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को दबाने में कितना मजा आता है।
फूची उसकी बात समझ जाता है और हुक्म देता है कि झांग झांग और उसकी असिस्टेंट को जबरदस्ती वही घटिया विज्ञापन शूट करना पड़ेगा। बाद में फूची शिया यूथोंग से कहता है कि उसे यकीन है कि वो इस मामले को खुद भी संभाल सकती थी। फिर वो शक जताता है कि झांग झांग का वहाँ पहुँचना कोई इत्तेफाक नहीं था। शिया यूथोंग बात टाल देती है और मदद के लिए उसे खाने पर बुलाती है। ये सब कुछ ये शाओ अपने लगाए हुए खुफिया कैमरे में देख रहा था। अपनी शिया यूथोंग को किसी और के साथ खाने पर जाता देख ये शाओ को जलन होती है। वो फौरन फूची को फोन करता है। फूची समझ जाता है और बहाना बनाकर खाने का प्लान किसी और दिन के लिए टाल देता है। फूची के जाने के बाद ये शाओ अपने असिस्टेंट से काम के बारे में पूछता है। चेन हाओ बताता है कि उसने पापाराजी और उसे काम पर रखने वाले की मीटिंग की खबर शिया यूथोंग की मैनेजर को भेज दी है। ये शाओ मुस्कुराता है और सोचता है कि बहुत जल्द वो अपनी पहचान जाहिर करके शिया यूथोंग के पास जा सकेगा। दूसरी तरफ शिया यूथोंग अपनी मैनेजर और दोस्त ये ओइंग के पास पहुंचती है, जो उसके लिए एक नया रोल पाने की कोशिश कर रही थी। ये ओइंग उसकी चिंता करती है और पूछती है कि फूची के साथ उसका रिश्ता कैसे बना। वो कहती है कि इतने बड़े स्टार के साथ होने से उसे काम की कमी नहीं होगी। शिया यूथोंग बताती है कि फूची उसके भाई ये शाओ का दोस्त है और वो बस आज ही मिले हैं। बातचीत के दौरान शिया यूथोंग शूट पर हुई घटना पर शक जताती है। वो कहती है कि ये सब कुछ बहुत बड़ा इत्तेफाक लगता है। दोनों को एहसास होता है कि उनके अलावा कोई तीसरा है जो शिया यूथोंग की हर खबर रखता है, पर वो कौन हो सकता है। उसी वक्त वो पापाराजी राजू शिया यूथोंग की पुरानी असिस्टेंट शाओ युआन से मिलता है। राजू उससे पैसे मांगता है। शाओ युआन पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था। इस पर राजू उससे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि अगर ये खबर बाहर चली गई कि एक असिस्टेंट अपनी ही बॉस को फंसाने की कोशिश कर रही है तो उसकी कितनी बदनामी होगी। राजू कहता है कि शाओ युआन ने अपनी बॉस को धोखा दिया है और वो उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई है। तभी वहाँ शिया यूथोंग और ये ओइंग पहुँच जाती है। शाओ युआन रंगे हाथों पकड़ी जाती है। वो बहाने बनाने लगती है और कहती है कि ये सब एक गलतफहमी है, लेकिन शिया यूथोंग कहती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। वो पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ये ओइंग गुस्से में उसे याद दिलाती है कि कैसे शिया यूथोंग ने ही उसे कॉलेज के बाद पहला मौका दिया था और आज वो उसी के पीठ में छुरा घोंप रही है। ये ओइंग उसे धमकाती है कि गद्दारों पर कोई भरोसा नहीं करता और जो ऐसा करते हैं उन्हें एक दिन अपने ही धोखे का फल भुगतना पड़ता है। अब जाकर शाओ युआन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि वो भी एक एक्ट्रेस है, लेकिन शिया यूथोंग ने उसे कभी मौका नहीं दिया। उससे लगता है कि शिया यूथोंग उसकी खूबसूरती और हुनर से जलती थी, इसलिए उसे सिर्फ चाय पानी पिलाने वाली बनाकर रखा। ये ओइंग को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि शिया यूथोंग ने उसे एक नौकरी देकर उस पर एहसान किया था और वो एहसान फरामोश निकली, लेकिन शिया यूथोंग अपनी दोस्त को रोक लेती है। ये ओइंग को डर था कि राजू जन्मदिन वाली रात का राज खोल देगा, पर शिया यूथोंग उसे समझाती है कि अगर उसके पास कोई सबूत होता तो वो अब तक दुनिया को बता चुका होता। अब बारी थी शिया यूथोंग की। वो शाओ युआन को उस कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाती है जो उसने साइन किया था। वो उसे बताती है कि इस धोखे की उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाओ युआन गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन शिया यूथोंग का दिल पत्थर हो चुका था। वो उससे एक सीधा सवाल पूछती है कि अगर उसकी इज्जत चली जाती तो क्या उसे कोई दूसरा मौका मिलता, और फिर वो उसे जेल जाने के लिए तैयार रहने को कहती है। उधर ये शाओ को सारी खबर मिल रही थी। चेन हाओ कहता है कि शिया यूथोंग बहुत खुशकिस्मत है जिसे अब जैसा चाहने वाला मिला, लेकिन अफसोस उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। इस पे ये शाओ एक बहुत गहरी बात कहता है, प्यार में हिसाब किताब नहीं होता, बस अगर वो ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। ये शाओ का अगला कदम तैयार था। अब शिया यूथोंग को एक नए असिस्टेंट की जरूरत थी और ये शाओ ने इस मौके के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। इस बीच दोनों सहेलियां उस गुमनाम मददगार के बारे में सोच रही थी। वो समझ नहीं पाती कि कौन है जो बिना किसी मतलब के उनकी मदद कर रहा है। तभी ये ओइंग के पास एक घबराहट भरा फोन आता है और वो शिया यूथोंग से फौरन मदद के लिए बुलाती है। वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि परेशानी की वजह है ये शाओ। ये ओइंग बताती है कि उसका भाई बचपन से ही बहुत शर्मीला है और सालों से उसका इलाज चल रहा है।
आज फिर एक इंटरव्यू में बेइज्जत होने के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। ये ओइंग कहती है कि ये शाओ के दिल में शिया यूथोंग एक फरिश्ते जैसी है और पर्दे के पीछे बहन भाई की ये जबरदस्त एक्टिंग चल रही थी। शिया यूथोंग जब उसके कमरे में जाती है तो वो अंधेरे में बैठा था। वो उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि शिया यूथोंग उसे इस टूटी हुई हालत में देखे। लेकिन शिया यूथोंग का दिल पिघल जाता है। ये शाओ उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगता है और खुद को बेकार बताता है। और फिर शिया यूथोंग वही कहती है जो ये शाओ सुनना चाहता था। वो कहती है कि दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं पर मुझे है, और वो उसे अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर देती है। ये शाओ फौरन मान जाता है। फिर वो कहता है तो अब से मैं आपका आदमी हूँ। शिया यूथोंग को ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर वो इसे उसकी नासमझी समझकर टाल देती है। लेकिन ये शाओ के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। आखिर वो अपनी मंजिल के पास पहुंच गया था। अगले दिन शिया यूथोंग उसे ये ओइंग से मिलवाती है जो गुस्सा होने का नाटक करती है। लेकिन जैसे ही ये शाओ बताता है कि सुपरस्टार फुची उसका दोस्त है, ये ओइंग का मुंह खुला रह जाता है। तभी एक और खुशखबरी आती है। देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी ने शिया यूथोंग को हीरोइन का रोल ऑफर किया है। शिया यूथोंग को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और फिर ये शाओ दूसरा धमाका करता है। वो बताता है कि उस कंपनी का मालिक शिंग मिंग यांग भी उसका जिगरी दोस्त है। अब तो ये ओइंग के सुर ही बदल गए। वो फौरन ये शाओ की तारीफों के पुल बांधने लगती है और बेशर्मी से अपनी बात बदल देती है। ये शाओ का प्लान पूरी तरह कामयाब हो गया था। बाद में शिया यूथोंग उससे पूछती है कि क्या ये सब उसका प्लान था। वो बड़ी मासूमियत से अपनी गलती मान लेता है, लेकिन शिया यूथोंग तो उससे और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे अपना साथी घोषित कर देती है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। ये शाओ कहता है पूरी जिंदगी के लिए। शिया यूथोंग इसे बचपना समझकर हंस देती है। ये सुनकर ये शाओ का चेहरा उतर जाता है। वो बहुत गंभीरता से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी हालत देखकर शिया यूथोंग को लगता है कि उसने उसका दिल दुखा दिया है और वो फौरन उसकी बात मान लेती है। अब ये शाओ की वजह से शिया यूथोंग को बड़े बड़े ब्रांड से ऑफर आने लगे थे। एक ऐसी ही बिजनेस मीटिंग में शर्मा जी नाम का एक आदमी शिया यूथोंग के साथ बैठने की जिद करता है। लेकिन जैसे ही शिया यूथोंग बैठने वाली होती है, ये शाओ खुद उस कुर्सी पर बैठ जाता है। ये ओइंग फौरन माफी मांगती है और खुद सजा के तौर पर पीने को तैयार हो जाती है। शर्मा जी और वर्मा जी ये शाओ का मजाक उड़ाते हैं और उसे ही पीने के लिए कहते हैं। शिया यूथोंग अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद पीने को तैयार हो जाती है, लेकिन ये शाओ उससे रोक देता है। वो कहता है कि ये उसकी गलती है और वो खुद संभालेगा। शिया यूथोंग उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी हिफाजत करने का वादा किया था। बात बिगड़ते देख ये शाओ बाहर चला जाता है, लेकिन वो भागा नहीं था। वो अपने दोस्त शिंग मिंग यांग को फोन करके फौरन वहाँ बुलाता है। थोड़ी देर बाद जब शिया यूथोंग बाथरूम जाती है तो देखती है कि ये शाओ दोनों आदमियों की धुनाई कर रहा है, लेकिन लड़ाई में उसे भी चोट लग जाती है। ये शाओ के सिर से खून बहता देख शिया यूथोंग घबरा जाती है। उसे अपने छोटे भाई पर इतना गुस्सा आता देख वो खुद बदला लेने चली जाती है और अपने पर्स से शर्मा जी की पिटाई कर देती है। वापस आकर वो रोते हुए ये शाओ को चुप कराती है। ये देखकर ये शाओ कहता है कि अगर वो उस पर यूं ही प्यार लुटाती रही तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। शिया यूथोंग नशे में उसकी बात का गलत मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि वो लड़ने की बात कर रहा है। वो कहती है कि उसे खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ये शाओ से गहराई से देखता है और कहता है ये आपने कहा है, बाद में पछताना मत। पर वो लड़ाई की नहीं, किसी और चीज की बात कर रहा था। तभी चेन हाओ खबर लाता है कि शिंग मिंग यांग आ गया है, यानी अब सब कुछ संभाल लिया जाएगा। ये शाओ अपने आदमी को शिया यूथोंग का ध्यान रखने को कहता है और खुद मामला संभालने चला जाता है। उधर शिंग मिंग यांग की धमाकेदार एंट्री होती है। शर्मा जी अपनी जान बचाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो शिया यूथोंग को शिंग मिंग यांग की औरत बता देते हैं। फिर शिंग मिंग यांग अपना गुस्सा ये ओइंग पर निकालते हैं। वो उसे डांटते हैं कि अपनी एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट पढ़ाने की जगह ऐसी फालतू पार्टियों में क्यों लाई। वो अपना रौब दिखाते हुए हीरोइन बदलने की धमकी भी देते हैं और ये ओइंग फौरन माफी मांग लेती है। इस पूरे ड्रामे के बाद ये ओइंग बाहर आकर ये शाओ से मिलती है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा और ये ओइंग उस पर भरोसा करके चली जाती है। लेकिन अंदर असली खेल तो अब शुरू हुआ था।
वो दोनों ये ग्रुप का नाम लेकर शेंगमिंग यांग को डराने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो खुद ये ग्रुप के मालिक से बात कर रहे हैं। फिर शेंगमिंग यांग एक बड़ा राज खोलते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है इसका सरनेम ये है, और तभी हमें ये शाओ का असली रूप दिखता है। वो मासूम असिस्टेंट एक खतरनाक रक्षक था। वो कहता है, उसके एक बाल के गिरने से भी मुझे दर्द होता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे शराब पिलाने की। इसके बाद ये शाओ उस आदमी को कांच के टुकड़े से डराता है और उसे उसकी औकात याद दिलाता है। वो उन्हें आखिरी चेतावनी देता है कि वो सिर्फ शिया यू थोंग का असिस्टेंट है, और आज रात जो हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो भेड़िया फिर से एक मासूम पिल्ले में बदल जाता है। वो नशे में धुत शिया यू थोंग के पास लौटता है और प्यार से उसे आराम करने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों दोस्तों के बीच एक मजेदार नोकझोंक होती है। शेंगमिंग यांग ये शाओ को छेड़ता है कि वो उसकी बहन का जीजा बनना चाहता है। ये शाओ भी उसे करारा जवाब देता है, और बातों बातों में ये भी पता चल जाता है कि शेंगमिंग यांग के दिल में ये ओइंग के लिए कुछ कुछ होता है। शिया यू थोंग के साथ अकेले में ये शाओ का नकाब फिर से उतर जाता है। अपनी भावनाओं से हारकर वो फैसला करता है कि अब वो खुद को और नहीं रोक सकता और उसे चूम लेता है। ठीक तभी ये ओइंग वहाँ आ जाती है और अपनी दोस्त को उसके कमरे में देखकर हैरान रह जाती है। ये शाओ मान लेता है कि उसने शिया यू थोंग को चूमा है। उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और उस पर अपनी दोस्त का फायदा उठाने का इल्जाम लगाती है। लेकिन ये शाओ के पास एक और भी बड़ा राज था। वो खुलासा करता है कि जिस रात वो देश वापस आया था वो दोनों साथ सो चुके हैं। ये सुनकर ये ओइंग के होश उड़ जाते हैं। ये शाओ उसे बताता है कि शिया यू थोंग को उस रात की सच्चाई याद नहीं है। वो उसे खुद पता लगाने के लिए कहता है, लेकिन आज रात के चुंबन को राज रखने की चेतावनी देता है। उधर शिया यू थोंग अपने जन्मदिन की रात वाले उस लड़के का सपना देख रही थी। जब वो उठती है तो घबरा जाती है और खुद को कोसती है कि वो ये शाओ को उस लड़के की जगह कैसे सोच सकती है। वो उठती है तो सामने ये शाओ को पाती है जो पूरी तरह से मासूम बना हुआ था। वो उसे बताता है कि उसकी बहन ने उसके कपड़े बदले थे। वो माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है कि उसे इसका इंतजार था। उसकी उलझन देखकर वो फौरन अपनी बात बदल देता है। भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए की एक और झलक, वो उसके जूते पहनाने की जिद करता है। जब वो उसके सामने घुटने टेकता है तो शिया यू थोंग एक अजीब सा खिंचाव महसूस करती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। वो पूछती है कि वो उसे घर क्यों नहीं ले गया। वो एक दिलेर जवाब देता है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे बिस्तर पर सो। फिर वो इसे अपनी बहन का बहाना बनाकर ढक देता है। उसके जाने के बाद वो मन ही मन सोचता है कि ये तो बस शुरुआत है। शिया यू थोंग ये ओइंग से मिलती है। ये ओइंग उसे खुशखबरी देती है कि पार्टी वाले गुंडों को इंडस्ट्री से निकाल दिया गया है। ये शाओ इसका सारा श्रेय शेंगमिंग यांग को देता है और शिया यू थोंग उसे धन्यवाद देना चाहती है। लेकिन ये शाओ जो असली मास्टरमाइंड है, एक तीर से दो निशाने लगाता है। वो सलाह देता है कि ये ओइंग को शिया यू थोंग की तरफ से शेंगमिंग यांग के साथ फिल्म देखने जाना चाहिए। ये ओइंग थोड़ा उलझन में पड़ जाती है, लेकिन मान जाती है। और हमारी भूखी शिया यू थोंग को तो बस अपने नाश्ते की पड़ी थी। बाद में ये ओइंग अपने भाई को उसके जलन वाले स्वभाव के बारे में चेतावनी देती है। वो कहती है कि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो शांति से जवाब देता है कि वो उसके सपने का समर्थन करेगा, लेकिन बाकी चीजों की कोई गारंटी नहीं है। और जैसा कि उसने कहा था, शिया यू थोंग और उसके हीरो फुची के बारे में खबरें आने लगती हैं। फैंस पहले से ही उनकी जोड़ी बना रहे हैं। ये खबर फेयर को पसंद नहीं आती, जो एक दुश्मन एक्ट्रेस है। उसे लगता है कि फुची के साथ सिर्फ वो ही अच्छी लगती है। गुस्से में अंधी होकर फे और एक खतरनाक योजना बनाती है। वो शिया यू थोंग को रास्ते से हटाने का फैसला करती है। वो बेरहमी से फोन पर किसी को शिया यू थोंग के पैर तोड़ने का आदेश देती है ताकि वो महीनों तक अस्पताल से बाहर ना निकल सके। उधर गाड़ी में ये शाओ शिया यू थोंग को फुची के साथ उसके अफवाहों के बारे में छेड़ रहा था। वो इतनी घबरा जाती है कि उस पर पानी गिरा देती है। जब वो उसे साफ करने की कोशिश करती है तो उनकी नजदीकी उसे बेचैन कर देती है और वो अपनी ही प्रतिक्रिया से हैरान होकर पीछे हट जाती है। वो उसकी घबराहट का मजा लेता है और अपनी कमीज के बटन खोल देता है। उसका शरीर देखकर वो और भी शर्मा जाती है।
वो एक बड़ी बहन की तरह उसे नसीहत देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी सारी होशियारी एक सीधे और मोहक सवाल से खत्म कर देता है। तो क्या आप मुझे खाना चाहती हैं? वो उसकी बात को टालने की कोशिश करती है और दोहराती है कि वो सिर्फ एक छोटा भाई है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो उसके लाल चेहरे, तेज धड़कन और उसकी आंखों में न देख पाने की ओर इशारा करता है। वो फिर पूछता है, क्या मैं सच में आपके लिए बस एक बच्चा हूँ? ये देखकर कि उसने ज्यादा जोर दे दिया है, वो तुरंत अपनी रणनीति बदल लेता है। वो फिर से दुखी और असुरक्षित लड़का बन जाता है, जिससे शिया यू थोंग को बुरा लगता है। उसे यकीन दिलाने के लिए वो कबूल करती है कि वो उसे आकर्षक मानती है और उसे आत्मविश्वासी बनी रहने के लिए कहती है, और इसी के साथ वो ये बाजी जीत जाता है। वो फिर से मजाक में पूछता है, तो आप मुझे खाना चाहती हैं? घबराई हुई उसके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही ये शव गाड़ी पार्क करता है, चेन हाओ फे अर के भेजे गुंडों को देख लेता है। वो फौरन ये शव को फोन करके बताता है, ये सुनकर कि वो लोग शिया यू थोंग के पैर तोड़ने आए हैं। ये शव के खून में उबाल आ जाता है। वो चेन हाओ को आदेश देता है कि पता करो इसके पीछे कौन है और फिर उन्हें संभाल लो। अगला सीन ये शव का है, जो अब असिस्टेंट नहीं बल्कि एक खूंखार रक्षक बन चुका है। वो गुंडों और शिया यू थोंग के बीच खड़ा हो जाता है, उसे बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार। ये शव के जमीन पर गिरते ही शिया यू थोंग के होश उड़ जाते हैं। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेहोश होने से पहले भी ये शव के आखिरी शब्द यही होते हैं कि वो उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। ये देखकर शिया यू थोंग के अंदर की शेरनी जाग जाती है। वो गुंडों पर टूट पड़ती है और कसम खाती है कि वो उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये हमला असल में ये शाओ की ही एक चाल थी। उसने खुद गुंडे को अपनी टांग तोड़ने के लिए कहा था। चेन हाओ उसे समझाता है कि जो इंसान अपनी प्रेमिका के करीब आने के लिए खुद के साथ इतना बेरहम हो सकता है, वो उसके दुश्मनों के साथ क्या करेगा। अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि उसकी हड्डी टूट गई है और ठीक होने में 1 से 2 महीने लगेंगे। ये सुनकर शिया यू थोंग का दिल बैठ जाता है। जब ये शाओ को होश आता है तो वो उसे सवालों की बौछार से घेर लेती है। वो बस उसे यकीन दिलाता है कि वो ठीक है, लेकिन शिया यू थोंग अपराधबोध और डर से भरी हुई थी। वो उसे बताती है कि जब उसने उसे खून में लथपथ पाया तो वो कितनी डर गई थी। ये शव फिर से अपनी मासूमियत का मुखौटा पहन लेता है और बड़ी चालाकी से बाथरूम जाने की बात करता है। जब शिया यू थोंग उसकी मदद करती है तो वो उसे बाहर रहने और जरूरत पड़ने पर बुलाने के लिए कहती है। इस तरह उन दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन रहा था। अकेले में ये शाओ चेन हाओ को फोन करता है। उसे पता चलता है कि हमले के पीछे फे अर थी। वो उसे खत्म करने का एक बहुत ही क्रूर तरीका सोचता है। वो कहता है कि उसे धीरे धीरे तड़पाओ, उसे इतना काम दो कि वो सांस भी ना ले सके। और जब चेन हाओ उसकी चोट के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये इसके लायक था, क्योंकि अब वो उसकी परवाह करती है। शिया यू थोंग उसे फोन पर बात करते देख लेती है और उससे सवाल करती है। वो उसे बताती है कि उसने उसकी देखभाल करने के लिए अपना सारा काम रद्द कर दिया है। ये सुनकर ये शाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उससे फ्लर्ट करता है, जिससे शिया यू थोंग के मन में एक अजीब सी हलचल होती है। बातचीत का रुख ये ओइंग और शेंगमिंग यांग की तरफ मुड़ता है। शिया यू थोंग उनके बीच 6 साल के उम्र के अंतर पर चिंता जताती है। ये शव इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो पूछता है कि क्या उसे उम्र के अंतर से कोई समस्या है। वो असल में अपने और उसके बारे में पूछ रहा था। वो बड़े जुनून से कहता है कि प्यार में कोई बंधन नहीं होता। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, जिसे देखकर शिया यू थोंग घबरा जाती है। उसे शांत करने के लिए वो कहती है कि वो ऐसे रिश्तों को पसंद करती है और एक छोटे प्यारे लड़के को डेट करने के ख्यालों में खो जाती है। लेकिन ये शाओ के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है, तुम मानो या न मानो, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तभी ये ओइंग और शेंगमिंग यांग आ जाते हैं। शिया यू थोंग पहली बार शेंगमिंग यांग से मिलती है, जो बहुत ही विनम्र और आकर्षक था। शिया यू थोंग के जाने के बाद भाई बहन में जोरदार बहस छिड़ जाती है। ये ओइंग उसे उसकी खुद को चोट पहुंचाने वाली योजना के लिए डांटती है। ये शाओ अपनी योजना का बचाव करता है
और कहता है कि ये काम कर रही है क्योंकि अब शिया यूथोंग उसकी परवाह करती है। ये ओइंग को शक था कि ये सिर्फ अपराध बोध है, प्यार नहीं। लेकिन ये शाओ को पूरा यकीन था कि वो कोई भी रिश्ता प्यार में बदल सकता है। फिर दोनों दोस्त मिलकर ये ओइंग को छेड़ते हैं। शिंग मिंग यांग उसकी तारीफों के पुल बांध देता है और ये शाओ उसे अपनी बहन को पटाने की चुनौती देता है। ये ओइंग भी कम नहीं थी, वो उसे फिल्म देखने के लिए बुलाती है और शिंग मिंग यांग खुशी खुशी मान जाता है। ये शाओ की एक और चाल कामयाब हुई। उधर चेन हाओ ये शाओ के आदेश का पालन कर रहा था। वो फेयर को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर करता है जो उसका करियर बर्बाद कर देगा। जब वो मना करती है तो उसे 1 अरब का जुर्माना भरने की धमकी दी जाती है। फेयर पूरी तरह से फंस चुकी थी। चेन हाओ उसे बताता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने गलत इंसान से पंगा लिया था। और तब फेयर को एहसास होता है कि शिया यूथोंग के पीछे कोई बहुत शक्तिशाली इंसान है। वापस अस्पताल में ये शाओ अपना मासूमियत का खेल जारी रखता है। वो शिया यूथोंग से उसे खाना खिलाने के लिए कहता है। ठीक उसी वक्त उनके दोस्त आ जाते हैं और उन्हें इस करीबी पल में देख लेते हैं। सब मिलकर ये शाओ को छेड़ते हैं। जब सब जा रहे होते हैं तो ये ओइंग शिया यूथोंग से बात करने के लिए रुक जाती है। वो शिंग मिंगयांग के बारे में पूछने वाली थी, लेकिन शिया यूथोंग को लगा कि वो उसके और ये शाओ के बारे में पूछ रही है। शिया यूथोंग की बात सुनकर ये ओइंग मुस्कुराती है और मान लेती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वो बताती है कि ये सब उसके शैतान भाई का ही प्लान था। दूसरी तरफ शिंग मिंगयांग भी अपने दिल की बात कह देता है। वो बताता है कि वो उसे तब से पसंद करता है जब उसने पहली बार उसे डिजाइन बनाते देखा था। उसके आत्मविश्वास ने उसका दिल जीत लिया था और फिर वो अपने सालों के इंतजार को खत्म करते हुए उसे चूम लेता है। अस्पताल से छुट्टी के बाद चारों एक साथ पार्टी करते हैं। ये शाओ अपनी दोस्त की नई लव स्टोरी का मजाक उड़ाता है और शिया यूथोंग से पूछता है कि क्या अब उसे ऐसे रिश्तों से कोई ऐतराज तो नहीं। ये सुनकर शिया यूथोंग के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। वो ये शाओ के इरादों से अनजान थी। शिया यूथोंग वादा करती है कि वो ये शाओ का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन फिर फुच्ची एक नर्स रखने का सुझाव देता है। ये सुनते ही ये शाओ घबरा जाता है। वो किसी और को अपनी और शिया यूथोंग के बीच नहीं आने देना चाहता। शिंग मिंग यांग बड़ी चालाकी से प्राइवेसी का मुद्दा उठाता है, जिसके बाद शिया यूथोंग खुद उसकी देखभाल करने का फैसला करती है। रात में ये शाओ नहाने की कोशिश में गिर जाता है। शिया यूथोंग घबरा कर अंदर भागती है। वो बहाना बनाता है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। शिया यूथोंग उसे डांटती है कि अगर उसे दोबारा चोट लगती तो ज्यादा परेशानी होती। वो उसकी मदद करने लगती है और उसे एक बच्चा समझकर बात करती है, लेकिन ये शाओ अब बच्चा बने रहने के मूड में नहीं था। वो उसे छेड़ते हुए पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं छोटा हूँ, या मुझे पूछना चाहिए कि कहाँ से छोटा हूँ। ये सुनकर शिया यूथोंग के होश उड़ जाते हैं। वो उसे डांटती है, लेकिन ये शाओ बड़ी मासूमियत से कहता है कि वो तो बस अपनी उम्र के बारे में पूछ रहा था। वो उसे चिढ़ाता है कि आखिर वो क्या सोच रही थी। शर्मिंदा होकर शिया यूथोंग उसे खुद साफ करने के लिए कहती है। अकेले में वो खुद को कोसती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये शाओ का शरीर उसे उस रात वाले नकाबपोश आदमी की याद दिला रहा है। कमरे में जाकर ये शाओ का असली रूप सामने आता है। वो चेन हाओ को फेयर को बर्बाद करने का हुक्म देता है। हर दिन उसके खिलाफ एक नई खबर छापकर अगली सुबह शिया यूथोंग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। ये शाओ उसके काम के प्रति लगन देकर उसकी तारीफ करता है। वो उससे फिर से फ्लर्ट करता है, लेकिन इस बार शिया यूथोंग उसे सीन प्रैक्टिस करने का सुझाव देकर बात को टाल देती है। लेकिन ये शाओ के इरादे कुछ और थे। प्रैक्टिस के बहाने वो उसे सच में चूम लेता है। शिया यूथोंग हैरान रह जाती है। वो तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि ये उसका पहला किस था। ये सुनकर शिया यूथोंग का गुस्सा पिघल जाता है और वो बस इतना कह पाती है कि आगे से ऐसा मत करना, लेकिन वो उसे फिर पकड़ लेता है। वो अपने मन में सोचती है कि उसे इस किस्से कोई नफरत नहीं हुई, बल्कि उसे अच्छा लगा। ये ओइंग का फोन उस पल को तोड़ देता है। फोन के बाद शिया यूथोंग फिर से हदें तय करने की कोशिश करती है। वो उसे छोटा भाई कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो उसे चुनौती देता है और पूछता है कि क्या उसे किस करते हुए सच में कुछ महसूस नहीं हुआ।
जब वो झूठ बोलती है तो वो उसे फिर से चूमने की कोशिश करता है। जब वो उसे पागल कहती है तो वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो हिली तो वो और भी पागल हो जाएगा, और फिर वो अपने 6 साल के जुनून का राज खोल देता है। वो बताता है कि जब से उसने उस पर भरोसा किया था वो उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी बन गई थी। उसने कसम खाई थी कि वो उसका आदमी बनेगा और उसे हर मुसीबत से बचाएगा। वो उसे अपनी बेचैनी और डर के बारे में बताता है और उससे भी प्यार करने की भीख मांगता है। ये सब सुनकर शिया यूथोंग पूरी तरह हिल जाती है। वो भागकर ये ओइंग के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अब सारी पहेलियां जुड़ने लगती हैं। पार्टी में उसका गुस्सा, शाओ युआन का पर्दाफाश होना, ये शाओ की सोची समझी चाल थी। लेकिन एक बात अब भी खटक रही थी। इतना चाहने वाला इंसान ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी प्रेमिका किसी और के साथ रात गुजारे। और तभी शिया यूथोंग के दिमाग में बिजली कौंधती है। जब तक कि उस रात वाला आदमी वो खुद ना हो। इस सच्चाई से घबराकर वो ये शाओ से दूरी बनाने का फैसला करती है और उसकी देखभाल के लिए एक नर्स भेज देती है। लेकिन ये शाओ का जुनून इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो गुस्से में नर्स को भगा देता है और पूछता है कि वो कहाँ है। ये शाओ सीधा क्लब पहुंचता है। वहाँ वो शिया यूथोंग को नशे में धुत देखता है। वो उसे घर ले जाने के लिए आया है। शिया यूथोंग नशे में उसे धोखेबाज कहती है। ये ओइंग उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अभी उससे मिलना नहीं चाहती। लेकिन ये शाओ अब वो भोला भाला लड़का नहीं रहा। वो अपनी बहन को धमकी देता है कि वो उन दोनों के बीच में ना आए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये ओइंग को एहसास होता है कि फूची और शिंग मिंगयांग जैसे लोगों का दोस्त कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। वो दोनों उसे भोला समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। वो शिया यूथोंग को लेकर जाता है, नशे में ही सही। शिया यूथोंग को समझ आ जाता है कि उस रात वाला नकाबपोश आदमी ये शाओ ही था, और ये शाओ भी इस बात को मान लेता है। वो कहता है कि चाहे वो कोई भी हो, वो उसे कभी नहीं छोड़ सकती। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। घर पहुंचकर वो उसके गीले कपड़े बदलना चाहता है ताकि उसे ठंड न लग जाए। नशे में शिया यूथोंग उसे ही बदलने के लिए कह देती है। ये शाओ मान जाता है लेकिन उसे हिलने से मना करता है। वो बड़ी नरमी से उसके कपड़े बदलता है और उसे सुला देता है। अगली सुबह शिया यूथोंग की आंख खुलती है। उसे पिछली रात की धुंधली यादें परेशान करने लगती हैं। तभी ये शाओ नाश्ता लेकर आता है। वो वादा करता है कि अगर वो ठीक से खा लेगी तो वो उसे अकेला छोड़ देगा। लेकिन शिया यूथोंग उसे रोक लेती है। वो सीधे पूछती है कि क्या उस रात वाला आदमी वो ही था, और ये शाओ हाँ कह देता है। वो बताती है कि उसने उसे खोने के डर से सब छुपाया था और अब उसे खोने का डर और भी ज्यादा है। वो भावुक होकर कहता है कि वो उसकी तरफ 99 कदम चल सकता है, बस उसे एक कदम बढ़ाना होगा। और शिया यूथोंग अपने दिल की सुनकर वो एक कदम बढ़ा लेती है। आखिर में दोनों के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं। लेकिन इस पल को चेन हाओ का फोन तोड़ देता है। ये शाओ गुस्से में उसे अफ्रीका भेजने की धमकी देता है, पर खबर ही कुछ ऐसी थी। उन दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। शिया यूथोंग को तो इन सब की आदत थी, लेकिन उसे ये शाओ की चिंता होती है। ये सुनकर ये शाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे मामले को संभालने से रोकता है और कहता है कि अब उसे बचाने की बारी उसकी है। और फिर वो अपनी कंपनी की तरफ से उनके रिश्ते को आधिकारिक कर देता है। ये देखकर शिया यूथोंग के होश उड़ जाते हैं। वो उसके सारे झूठ गिनाती है कि कैसे उसने खुद को बेसहारा और मासूम दिखाया था। ये शाओ फौरन माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि उसने जो भी किया बस उसके पास आने के लिए किया। वो बच्चों की तरह जिद करके उसे मनाने की कोशिश करता है। वो कहती है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उसे खुद को साबित करना होगा। ये शाओ इस बात का भी गलत मतलब निकालकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। अब जब सब कुछ सामने आ चुका था तो ये शाओ खुलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। जब शिया यूथोंग शूटिंग के लिए जाती है तो वो उसके लिए एक शानदार स्वागत का इंतजाम करता है। ये सब इसलिए ताकि सेट पर कोई उसे परेशान करने की हिम्मत ना करे। शिया यूथोंग इसे बचकाना कहती है, लेकिन ये शाओ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ फेयर आ जाती है। वो शिया यूथोंग से माफी मांगने आई थी।
वो गिड़गिड़ा कर बताती है कि कैसे ये शाओ ने उसकी जिंदगी नरक बना दी है। ये शाओ शिया यूथोंग को उसकी हमदर्दी करने से रोकता है। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे फेयर ने उसे चोट पहुंचाई थी। ये देखकर शिया यूथोंग बहुत भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि ये शाओ ने उसकी पीठ पीछे उसके लिए कितना कुछ किया है। वो फेयर को माफ कर देती है और उसे एक अच्छा इंसान बनने की सलाह देती है। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द करवा देती है। इसके बाद वो मजाक में ये शाओ से कहती है कि उसे अपने पैसे का कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनते ही ये शाओ अपनी सारी जायदाद उसके नाम करने का हुक्म दे देता है। वो उसे रोकती है और आम लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए एक फंड शुरू करने का सुझाव देती है। वो खुशी खुशी मान जाता है। बाद में वो उसे फिर से छेड़ता है और पूछता है कि क्या वो उसे चखना नहीं चाहेगी। इस बार शिया यूथोंग भी हाँ कह देती है। कई महीने बीत जाते हैं। ये शाओ खुद को काम में डुबो देता है ताकि उसकी याद कम आए। दोनों फोन पर एक दूसरे को याद करते रहते हैं। एक दिन वीडियो कॉल पर ये शाओ उसे लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फूची वहाँ आकर सारा मजा किरकिरा कर देता है। शिया यूथोंग उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में शूटिंग करने जा रही है। तभी उसका एक पुराना दोस्त वहाँ आ जाता है और वो फोन काट देती है। ये देखकर ये शाओ का दिल बैठ जाता है और फिर कहानी की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। कैसे उसने ये शाओ पर भरोसा किया था, कैसे ये शाओ ने उसे हर मुसीबत से बचाया था। उनका प्यार, उनके वादे, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उधर ये ओइंग को पता चलता है कि शिया यूथोंग के साथ सेट पर उसका पुराना प्रेमी भी है। ये शाओ बेचैन हो जाता है। कोई भी शिया यूथोंग से संपर्क नहीं कर पा रहा था। ये शाओ को लगता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और अब वो उससे नफरत करती है। उसे खोने का डर उसे पागल कर रहा था। वो उसे ढूंढने और जबरदस्ती वापस लाने की बात करता है। वो अपनी दवा लेने से भी इनकार कर देता है क्योंकि उसके लिए उसकी दवा सिर्फ शिया यूथोंग थी। शेंग मिंग यांग उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर भी भड़क जाता है। वो अपनी बहन को भी धक्का दे देता है। तभी फुची वापस आता है, लेकिन शिया यूथोंग उसके साथ नहीं थी। उसने बताया कि वो हवाई अड्डे से ही कहीं चली गई। फूची की खबर सुनकर ये शाओ का दिल टूट जाता है। वो बस अपनी शिया यूथोंग का इंतजार करता है, बारिश में भीगते हुए, उम्मीद की आखिरी किरण के साथ, और फिर वो आ जाती है। उसे बारिश में भीगता देख शिया यूथोंग का दिल पसीज जाता है। वो कहता है कि वो हमेशा इंतजार करेगा। फिर शिया यूथोंग सारी गलतफहमी दूर करती है। पहाड़ों में सिग्नल नहीं था और उसका फोन भी टूट गया था, इसलिए वो किसी को बता नहीं पाई। और फिर वो सीधे मुद्दे पर आती है। क्या ये शाओ ने सोचा था कि सच जानकर वो उसे छोड़ देगी? वो मानती है कि उसे गुस्सा है, लेकिन इस बात का कि ये शाओ के धोखे ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि उसकी किस्मत में प्यार ही नहीं है। लेकिन वो कहती है कि उसे गुस्सा नहीं बल्कि खुद पर नाज हो रहा है। वो ये शाओ का शुक्रिया करती है, उसे चाहने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए और उसे कभी न छोड़ने के लिए। वो समझ जाती है कि जो रिश्ते किसी और के तोड़ने से टूट जाए वो कभी सच्चे थे ही नहीं। वो